नमस्कार साथियों, कलाम आरएएस के आंसर राइटिंग एंड स्किल डेवलपमेंट के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे निबंध के बारे में, ऐसे राइटिंग के बारे में। ऐसे राइटिंग एक ऐसा टॉपिक है जो आरपीएससी में भी और यूपीएससी में भी दोनों एग्जाम्स में समान रूप से उपयोगी है। आरपीएससी में हिंदी इंग्लिश के चौथे पेपर में आरएएस मेंस एग्जाम में 20 मार्क्स का ऐसे आप लोगों से पूछा जाता है और यूपीएससी में तो सेपरेटली इसके लिए 250 मार्क्स का एक पेपर ही होता है, जिसमें अभी वर्तमान ट्रेंड के अनुसार यूपीएससी 125 मार्क्स में 2 ऐसे आपसे पूछती है जो लगभग 1000 से 1200 शब्द में आपको लिखने रहते हैं। आरपीएससी 20 नंबर में 250 वर्ड्स का ऐसे 250 वर्ड्स में ऐसे लिखना होता है, ये आपसे पूछती है। अब ऐसे एक अकेला ऐसा टॉपिक है जो आपको सिलेक्शन से रोक भी सकता है और आपका सिलेक्शन करवा भी सकता है। आरपीएससी के पेपर में अगर हम स्पेशली बात करें तो इसमें बच्चों के 4 या 5 नंबर भी आते हैं और बच्चे 14 से 15 नंबर भी प्राप्त कर सकते हैं। तो एक सिंगल क्वेश्चन 10 नंबर का डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। तो बेसिकली आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एक अच्छा निबंध किस तरीके से लिखा जाए। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। निबंध के बेसिकली जो 3 पार्ट हैं, प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन, शुरुआत कैसे करें निबंध की, मध्य भाग, निबंध का विस्तार किस तरीके से करें, इसके विविध आयामों को किस तरीके से ओपन करें, और उपसंहार या इसका कंक्लूजन, निष्कर्ष, निबंध का अंत किस तरीके से करें, ये हम यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। इससे पहले एक बार मैं आप लोगों को अपना परिचय दे दूँ। माई सेल्फ विवेक बंसल। मैं आरपीएससी के आरएएस 2013 के एग्ज़ाम और 2016 के एग्ज़ाम दोनों में मैंने आरपीएससी में सफलता प्राप्त की और 2018 के इंटरव्यू में भी मैं अपीयर हुआ। यूपीएससी में भी मैंने 5 बार मेंस लिखे, 2013 से लेकर 2018 तक 3 बार इंटरव्यू में भी अपीयर हुआ। तो यूपीएससी के एग्ज़ाम्स में भी कंटिन्यूस मेरे ऐसे में अच्छे मार्क्स थे, 135 से 140 की रेंज में मार्क्स रहते थे। और आरपीएससी के एग्ज़ाम में भी तीनों बार मेरे हिंदी इंग्लिश का जो चौथा पेपर है उसमें 125 की रेंज में मार्क्स आए। उसमें जो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है ऐसे का, ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो आज हम यही जानेंगे कि एक अच्छा निबंध किस तरीके से लिखा जाए। तो निबंध की क्वालिटीज़ को देखने के लिए सबसे पहले हम एक बार जो यूपीएससी के क्वेश्चन में लिखा रहता है, जिस चीज़ की डिमांड यूपीएससी या आरपीएससी आपसे करती है, उसको एक बार हम पढ़ेंगे और उससे अपने निबंध की शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले तो निबंध ऐसे राइटिंग के लिए एग्जामिनर की, आरपीएससी की या यूपीएससी की क्या डिमांड है, उसको हम जानेंगे कि जो यूपीएससी ने ऐसे के बारे में अपनी पेपर में बोला जाता है ना कि ऐसे में यूपीएससी क्या सिलेबस है, क्या चेक करना चाहती है, विद्यार्थी से क्या चाहती है। तो एक बार मैं यूपीएससी का जो ऐसे का सिलेबस है उस लाइन को आपको पढ़ के सुनाता हूँ, जिससे हमें ये पता चलेगा कि ऐसे राइटिंग में बेसिकली हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। आरएएस मेंस के ऐसे में भी हमें इन्हीं बातों का ध्यान रखना है। तो एक बार हम शुरुआत करते हैं। देखो, आरपीएससी या यूपीएससी आपसे क्या चाहती है कि ऐसे में उनको क्या देखना है। तो ऐसे में है उम्मीदवार की विषय वस्तु की पकड़, चुने गए विषय के साथ उसकी प्रासंगिकता, रचनात्मक तरीके से सोचने की योग्यता, विचारों को संक्षेप में युक्ति संगत एवं प्रभावी रूप से प्रस्तुत करने की तरफ परीक्षक विशेष ध्यान देंगे। तो इसमें 4-5 कीवर्ड्स हैं, एक एक करके हम उन कीवर्ड्स को यहाँ पर लेंगे। तो उम्मीदवार की विषय वस्तु की पकड़, देखो कौन कौन से कीवर्ड्स हैं, एक बार उन कीवर्ड्स को डिस्कस कर लेते हैं, जिससे हमें ये आइडिया लगेगा कि ऐसे राइटिंग हमारा किस डायरेक्शन में होना चाहिए। उसके बाद हम ऐसे की प्रस्तावना, मेन बॉडी और उपसंहार के बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है उम्मीदवार की विषय वस्तु की पकड़। उम्मीदवार की विषय वस्तु की पकड़। अब इससे क्या मतलब है विषय वस्तु की पकड़? इसका तात्पर्य है कि ऐसे का जो भी टॉपिक आपसे आरपीएससी ने पूछा है, उनमें से जो टॉपिक आप सिलेक्ट कर रहे हो, उस टॉपिक की विषय वस्तु के बारे में, कंटेंट के बारे में आप लोगों को पता है या नहीं, आप लोगों को नॉलेज है या नहीं। तो जो भी टॉपिक आउट ऑफ द टॉपिक्स गिवन बाय आरपीएससी और यूपीएससी, जो टॉपिक आप सिलेक्ट कर रहे हो उसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए।
तो उम्मीदवार की विषय वस्तु की पकड़। दूसरा है रचनात्मक तरीके से सोचने की योग्यता। दूसरा चीज है रचनात्मक तरीका। रचनात्मक तरीका। अब ये रचनात्मक तरीका क्या है? देखो, ऐसे राइटिंग में आप लोगों के पास स्कोप रहता है कि आप अपने विचारों को बिल्कुल रचनात्मक तरीके से, यूनिक तरीके से अपने हिसाब से प्रस्तुत कर सकें, और यही आरपीएससी यूपीएससी आपसे चाहती भी है। जनरल स्टडीज़ के आंसर्स में जो उस क्वेश्चन का सेट आंसर है, जो फैक्ट्स हैं, वो आपको लिखने रहते हैं, जबकि ऐसे में ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे में आप लोगों के पास स्कोप है और ये ऐसे की डिमांड भी है कि आप अपने विचारों को रचनात्मक तरीके से प्रस्तुत करें, अलग हटके प्रस्तुत करें। और रचनात्मक तरीके के अंतर्गत ही एक बात आती है कि आप उनको पॉजिटिव वे में, सकारात्मक रूप में प्रस्तुत करें। अगर परिस्थितियाँ कितनी भी नकारात्मक हों, अगर ऐसे का टॉपिक ऐसा है जो समाज में अपराध को, आतंकवाद को, घृणा को इस तरीके से पूछा गया है, तो उसमें भी अपना जो जोर है वो सिचुएशन को सही करने पर होना चाहिए, सुधारात्मक उपायों की तरफ होना चाहिए। ये है एक बार रचनात्मक तरीका। तो उम्मीदवार की विषय वस्तु की पकड़, रचनात्मक तरीके से सोचने की उसकी योग्यता, विचारों को संक्षेप में। तीसरा पॉइंट है विचारों को संक्षेप में। संक्षेप में से क्या आशय है कि ऐसे के टॉपिक के बारे में जो भी आपके आइडियाज़ हैं, विचार हैं, उनको आपको संक्षेप में लिखना है। मतलब एक ही विचार को आपको बार बार घुमा के नहीं लिखना है। डायमेंशंस आपको अलग अलग खोलनी है, लेकिन थोड़ा थोड़ा उसके बारे में बताना है। वाइडली अपने को ऐसे के सब्जेक्ट को, टॉपिक को कवर करना है अलग अलग एस्पेक्ट से, लेकिन हर एस्पेक्ट को संक्षेप में। ये नहीं कि एक ही एस्पेक्ट पर आपने सारा का सारा निबंध लिख दिया। तो अपने को जितना पॉसिबल डायमेंशंस हैं ऐसे के, उतना अपने ऐसे में खोलने हैं, ओपन करने हैं, लेकिन संक्षेप में। संक्षेप में अगला है युक्ति संगत एवं प्रभावी रूप से प्रस्तुत करने की तरफ परीक्षक विशेष ध्यान देंगे। युक्ति संगत रूप से। चौथा है युक्ति संगत। देखिए, युक्ति संगत का क्या तात्पर्य है? युक्ति संगत से तात्पर्य है कि जो भी कोई बात आप अपने ऐसे में प्रेजेंट कर रहे हैं, लिख रहे हैं, उसका कोई ना कोई आधार होना चाहिए। तो आधार के लिए कई चीज़ें अपन फैक्ट्स से बताते हैं कि इसके बारे में ये किसी संस्था के फैक्ट्स हैं, किसी न्यूज़पेपर में आपने पढ़ा होगा कि कहीं इसके बारे में ये फैक्ट्स हैं, तो उन फैक्ट्स के आधार पर आप अपनी बात को सिद्ध करते हैं। बेसिकली इसमें दो शैलियाँ होती हैं, आगमनात्मक और निगमनात्मक शैली। तो इन शैलियों में यही होता है कि एक तो अपन फैक्ट्स के आधार पर अपनी बात को सिद्ध करते हैं, दूसरी अपनी बात अपन कहते हैं और उसके आधार पर कोई फैक्ट्स देते हैं। तो ऐसे में जो भी अपनी आप बात करोगे वो युक्ति संगत तरीके से करोगे, उसका कोई ना कोई आधार आप दोगे। तो फैक्ट्स के अलावा किसी महापुरुष ने अगर कोई बात कही है, संविधान का कोई आर्टिकल है या कोई लॉ है, तो वो चीज़ें भी आप युक्ति संगत रूप से अपनी बात को सिद्ध करने के लिए ले सकते हो। युक्ति संगत एवं प्रभावी रूप से। पांचवा है ऐसे को प्रभावी कैसे बनाएं, प्रभावी रूप से प्रस्तुत करना है। तो ऐसे को प्रभावी रूप से प्रस्तुत करने के लिए, निबंध को प्रभावी बनाने के लिए आप क्या करोगे कि आप अपने ऐसे में कुछ कोटेशंस डालोगे, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, कुछ आइडम्स, फ्रेजेज जो भी, या कुछ लघु कहानियाँ अगर आपके पास हैं, शॉर्ट स्टोरी आपके पास है, कुछ महापुरुषों का अगर कोई कोटेशन आपको पता है, तो वो चीज़ आप अपने ऐसे में डालोगे। इससे क्या है कि आपके ऐसे में इफेक्टिवनेस बढ़ेगी, उसकी बात का वजन बढ़ेगा, प्रभाविता बढ़ेगी। किसी बात को जनरली आप, जैसे हमें सदा सत्य बोलना चाहिए, आपने ये बात लिखी, लेकिन सत्य के बारे में आपने साथ में गांधी जी को कोट किया। गांधी जी ने सत्य के साथ मेरे प्रिय हो गया, सत्य पर विशेष बल दिया था। तो सत्य के बारे में अगर कोई लाइन कहने के लिए आपने साथ में गांधी जी को कोट किया है, तो वो हो गया प्रभावी रूप अपनी बात को कहने का, उस लाइन की प्रभाविता बढ़ जाएगी। तो ये हमने एक बार मोटा मोटा ये जाना कि ऐसे लिखते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। ऐसे लिखते समय विषय वस्तु की पकड़, जो भी टॉपिक आपको सेलेक्ट करना है उसके बारे में आपको अच्छा आइडिया होना चाहिए। रचनात्मक तरीका, आउट ऑफ द वे थिंकिंग, इसमें आप कहानी,
शॉर्ट स्टोरी, कोई इस तरीके की चीज़ें भी यूज कर सकते हो। पॉजिटिव वे में हमको लिखना है, विचारों को संक्षेप में प्रस्तुत करना है, एक ही विचार को बार बार नहीं घुमाना है, अलग अलग डायमेंशंस को संक्षेप में अपने को ऐसे में प्रस्तुत करना है। युक्ति संगत मतलब अपने बातों को, अपनी जो भी आप ऐसे में लिख रहे हो उनको किसी आधारों पर आपको सिद्ध करना है। हालांकि ऐसे में बहुत ज़्यादा फैक्ट्स नहीं आएंगे, ये हम एक बार जब इसकी मेन बॉडी के बारे में चर्चा करेंगे तब आपसे डिस्कस करेंगे कि कितने फैक्ट्स आप ऐसे में डाल सकते हो। और प्रभावी तरीके का मतलब है कि ऐसे में आपको कोटेशंस, लोकोक्ति, मुहावरे, इस तरीके की जो चीज़ें हैं उनका प्रयोग करना है। इसके लिए एक कोटेशन बैंक आप लोगों को बना लेना चाहिए। जो पूरे साल जो भी जनरल स्टडीज़ की चीज़ें आप पढ़ते हो, न्यूज़पेपर आप पढ़ते हो या जहाँ से भी कुछ आप पढ़ते हो सुनते हो, तो कुछ ऐसी उक्ति, कुछ कोटेशंस या कुछ ऐसे मुहावरे, लोकोक्तियाँ जनरली आपको पढ़ने में आते हैं जो आपको लगते हैं कि पढ़ के मज़ा आ गया। तो उन चीज़ों को आप अलग अलग एक इस तरीके का कोटेशन बैंक बना लीजिए और उसमें आप नोट करते जाइए। तो ये ऐसे की तैयारी आपकी साथ साथ हो गई उससे। तो ये हो गई ऐसे राइटिंग से रिलेटेड चीज़ें कि ऐसे में एग्जामिनर की अपने से डिमांड क्या है। अब हम एक बार ये डिस्कस करेंगे कि ऐसे में जो ऐसे के 3 भाग हैं। एक बार मैं पेज चेंज कर लेता हूँ। देखिए, निबंध के निबंध के 3 भाग होते हैं। पहला पार्ट है प्रस्तावना, दूसरी है इसकी मेन बॉडी, जिसको हम मध्य भाग भी बोल सकते हैं, और तीसरा है कंक्लूजन, निष्कर्ष या उपसंहार। तो अब एक एक करके हम लेते हैं कि प्रस्तावना, निबंध की प्रस्तावना को लिखने के क्या क्या तरीके हैं, प्रस्तावना आप किस तरीके से लिख सकते हैं। तो प्रस्तावना लिखने के हम 4-5 तरीके एक बार देखेंगे। उनमें से किसी एक तरीके से आप अपनी प्रस्तावना की शुरुआत कर सकते हैं। देखिए, निबंध में सबसे ज़रूरी जो पार्ट होता है वो है प्रस्तावना। तो प्रस्तावना को पढ़ के जो भी कॉपी चेक करने वाला है, एग्जामिनर है, उसके अंदर क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा उत्पन्न होनी चाहिए। वो इस बात के लिए बाध्य होना चाहिए कि वो आपका सारा निबंध पढ़े, निबंध को पढ़ने में उसे मज़ा आए, इंटरेस्ट आए। तो प्रस्तावना किसी भी ऐसे का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। तो सबसे ज़्यादा जो आपको प्रैक्टिस करनी है, सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, वो प्रस्तावना के लिखने पर करना है। दूसरा मध्य भाग में हम ये डिस्कस करेंगे कि ऐसे को किस किस तरीके से, किस किस डायमेंशन में खोला जा सकता है, किस तरीके से अपने को सोचना है, और उपसंहार में अपने ऐसे को किस तरीके से कंक्लूड करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रस्तावना के बारे में। सबसे पहले देखते हैं हम प्रस्तावना के बारे में। तो देखो, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि प्रस्तावना को हम किस किस तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं। प्रस्तावना को लिखने के अपने पास में क्या क्या तरीके हैं। तो प्रस्तावना को लिखने का एक अपने पास तरीका है किसी बड़े वर्ग से जोड़कर। प्रस्तावना की पहली शुरुआत कर सकते हैं बड़े वर्ग से जोड़कर। जैसे कि ऐसे का टॉपिक जो आपने सेलेक्ट किया है वो रिलेटेड है कि राजस्थान की किसी पर्टिकुलर चीज़ से रिलेटेड ऐसे का टॉपिक है, तो आप शुरुआत कर सकते हो भारत में उस चीज़ से रिलेटेड क्या स्थिति है या वैश्विक स्तर पर क्या स्थिति है। तो बड़े वर्ग से जोड़कर आप अपने निबंध की शुरुआत कर सकते हो। एक आधा एग्जाम्पल अपन देखेंगे कि किस तरीके से बड़े वर्ग से जोड़कर शुरुआत की जा सकती है। तो एक बार अपन डिस्कस कर लेते हैं कि किस किस तरीके से हम ऐसे की शुरुआत कर सकते हैं। तो पहला तरीका है किसी बड़े वर्ग से जोड़कर हम ऐसे की शुरुआत कर सकते हैं। दूसरा तरीका है विपरीत परिस्थिति का वर्णन करके। दूसरा तरीका है विपरीत परिस्थिति का वर्णन करके। विपरीत परिस्थिति का वर्णन करके से मतलब है कि
जैसे ऐसे का टॉपिक अगर किसी सोशल प्रॉब्लम से रिलेटेड है, सपोज आतंकवाद, समाज में बेमनस्यता, घृणा, इस तरीके की किसी सिचुएशन से रिलेटेड आपका ऐसे का टॉपिक है, तो इस तरीके की सिचुएशन की विपरीत परिस्थिति क्या हो गई, शांति, समृद्धि, विकास। तो हम इस तरीके से अपना ऐसे का टॉपिक शुरू कर सकते हैं कि आखिर एक आम नागरिक क्या चाहता है, शांति, समृद्धि, विकास। लेकिन इन सभी समस्याओं की लेकिन इन सभी जो उद्देश्य हैं, गोल हैं, लक्ष्य हैं, इनकी प्राप्ति में आज के समय पर सबसे बड़ी समस्या है आतंकवाद या घृणा, बेमनस्यता। तो विपरीत परिस्थिति का वर्णन करके आप ऐसे की शुरुआत कर सकते हैं। एक बार जब हम कुछ मॉडल ऐसेज डिस्कस करेंगे, अलग अलग परिस्थितियों का अलग अलग ऐसे लिखने के जो ये फॉर्मेट हैं, उनसे जोड़ के हम जब ऐसे के टॉपिक्स डिस्कस करेंगे तब आपको ये ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएंगी। फिलहाल एक बार आप ये जान लीजिए कि किस तरीके से हम प्रस्तावना की शुरुआत कर सकते हैं। प्रस्तावना शुरू करने का तीसरा तरीका है कोई प्रश्न उठाकर। देखिए, कोई प्रश्न उठाकर, ये भी ऐसे की शुरुआत करने का एक बहुत पॉपुलर तरीका है। इसमें ऐसे से रिलेटेड जो भी टॉपिक आया है उससे रिलेटेड हम जनरली 4-5 सवाल पूछते हैं और अपने जो मेन पार्ट है, मुख्य भाग है, उसमें उन क्वेश्चंस के आंसर्स देने का प्रयास करते हैं। जैसे पर्यावरण प्रदूषण से रिलेटेड टॉपिक है तो हम क्वेश्चंस 3-4 उठा सकते हैं कि पर्यावरण प्रदूषण क्यों हो रहा है, इसमें किस किस की भूमिका है, विकसित एवं विकासशील देश की इसमें क्या अलग अलग भूमिकाएँ हैं, क्यों आपस में झगड़ा हो रहा है, पर्यावरण प्रदूषण क्यों बढ़ता जा रहा है, समस्या का समाधान क्यों नहीं हो रहा है। इन्हीं प्रश्नों को जब हम इनके आंसर्स जानने का प्रयास करते हैं तो स्थिति कुछ इस प्रकार से स्पष्ट होती है। तो क्वेश्चन उठाकर, कोई प्रश्न उठाकर आप अपने प्रस्तावना की शुरुआत कर सकते हो। चौथा तरीका है किसी घटना का वर्णन करके। किसी घटना का वर्णन करके, ये भी एक बहुत पॉपुलर तरीका है और काफ़ी इफ़ेक्टिव तरीका भी है कि ऐसे के टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई भी आपको घटना, कोई रिसेंट न्यूज़ की कुछ ऐसी घटना अगर आपको याद आ रही है जो उस आपके ऐसे के टॉपिक से लिंक हो रही है, तो उस घटना का आप 4-5 लाइन में मेंशन करें और उसके बाद अपने निबंध की शुरुआत करें। तो ये तरीका भी काफ़ी इफेक्टिव है। तो देखो, 4 तरीके हमने अभी तक देख लिए। किसी बड़े वर्ग से आप सिचुएशन को जोड़ के शुरुआत कर सकते हैं, ऐसे में जो टॉपिक पूछा है उसकी विपरीत परिस्थिति का वर्णन करके शुरुआत कर सकते हैं, क्वेश्चंस उठा के शुरुआत कर सकते हैं, किसी घटना का वर्णन करके शुरुआत कर सकते हैं, और किसी शॉर्ट स्टोरी, लघु कथा के माध्यम से भी अगर कुछ इस तरीके की आपको मिल रही है जो ऐसे के टॉपिक से रिलेट कर रही है तो हम लिख देंगे यहाँ लघु कथा या कहानी। अगर आपको कुछ ऐसी मिल रही है तो उसके साथ भी आप अपने निबंध की शुरुआत कर सकते हैं। ये तो हो गई शुरुआत का तरीका। अब ऐसे की जो प्रस्तावना है उससे रिलेटेड हम कुछ कॉमन चीज़ें डिस्कस करते हैं। जो कि अपनी प्रस्तावना को ज़्यादा इफेक्टिव बनाएंगी। वो ये है कि जब आप प्रस्तावना लिखते हो, प्रस्तावना सपोज आपने ये लिखना शुरू किया, 1 2 3 4, एक पैरा आपने प्रस्तावना का लिखा। उसके बाद में जब प्रस्तावना की आपकी अंतिम लाइन है जहाँ पर आप अपना प्रस्तावना को ख़त्म कर रहे हो, पैराग्राफ को ख़त्म कर रहे हो, वहाँ पर आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि अंतिम लाइन है, निबंध का जो टॉपिक है वो टॉपिक इधर प्रस्तावना की अंतिम लाइन में वो एज इट इज या उसकी जो बेसिक लाइन है वो यहाँ पर कवर होना चाहिए। तो प्रस्तावना की यहाँ पर अंतिम लाइन में निबंध का टॉपिक आना चाहिए। निबंध का टॉपिक, जिस भी विषय पर, जिस भी टॉपिक पर आपसे ऐसे राइटिंग के लिए कहा गया है तो अंतिम लाइन में वो टॉपिक आना चाहिए। इससे क्या होगा कि आप जो भी जिस भी विषय पर निबंध लिख रहे हो उससे आप डेविएट नहीं होंगे, भटकेंगे नहीं, और एग्जामिनर भी ये देखेगा कि आप उसी टॉपिक पर निबंध लिख रहे हो जिस टॉपिक पर आपसे पूछा गया है।
बेसिकली ये यहाँ पर तो आना ही चाहिए। इसके साथ साथ हम अभी बात करेंगे आगे, जब मध्य भाग की बात करेंगे तो मध्य भाग में भी जो भी आप पैरा लिख रहे हो उस पैरे में भी आप कोशिश यही कीजिए कि कहीं ना कहीं उस पैरे में एक जगह जो भी आपके निबंध का विषय है, जो भी टॉपिक है, उसका उल्लेख हो जाए। अभी कुछ ऐसे डिस्कस करेंगे हम, तब देखेंगे कि किस तरीके से जो निबंध का विषय है, जो टॉपिक है, वो मध्य भाग में भी और प्रस्तावना में भी आता है। ये हमने बात की प्रस्तावना के बारे में जनरल। अब प्रस्तावना के बारे में कुछ चीज़ें अपन ये देखेंगे कि प्रस्तावना में बेसिकली किस तरीके का जो मटेरियल है, किस तरीके का कंटेंट आना चाहिए। देखिए, प्रस्तावना और उपसंहार ये दो हैं निबंध के सबसे इम्पोर्टेंट भाग। तो हम ये देखते हैं कि प्रस्तावना किस तरीके की होनी चाहिए और प्रस्तावना और ये है कंक्लूजन, निष्कर्ष या उपसंहार। प्रस्तावना और निष्कर्ष हम ये देखेंगे कि प्रस्तावना में जो हमारा सब्जेक्ट का मैटर है, कंटेंट है, वो किस तरीके से होना चाहिए और निष्कर्ष में किस तरीके से होना चाहिए। तो प्रस्तावना में होती है हमारी समस्या संबंधी, देखो ये है समस्या संबंधी। जनरली क्या होता है कि कोई ना कोई समस्या होती है, उसके संबंध में हम प्रस्तावना में वर्णन करते हैं। पर्यावरण प्रदूषण, वैश्विक आतंकवाद, समाज में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, किसी भी टॉपिक पर जिस भी टॉपिक से रिलेटेड आपका ऐसे है, तो नॉर्मली समस्या संबंधी जो कंटेंट है, मैटर है, वो प्रस्तावना में होता है। और निष्कर्ष में हम क्या बात करेंगे? समाधान संबंधी, समाधान संबंधी। तो जिस समस्या का वर्णन हम अपनी प्रस्तावना में करेंगे, मध्य भाग में उस समस्या के बारे में, उसके समाधान के तरीकों के बारे में हम बात करेंगे और निष्कर्ष में हम पूर्णतः आशावादी हो जाएंगे, हम उस समस्या के समाधान की बात करेंगे। तो प्रस्तावना होती है हमारी समस्या संबंधी शुरुआत और हमारा जो निष्कर्ष होता है वो समाधान मूलक या समाधान से संबंधित होता है। प्रस्तावना में हम बात करेंगे इतिहास या वर्तमान से संबंधित। जैसे किसी घटना का वर्णन आप करके आपने प्रस्तावना की शुरुआत की, कोई समाज में कुछ घटना हुई उससे संबंधित आपने वर्णन किया, वर्तमान परिस्थितियों के संबंध में आपने प्रश्न उठाकर प्रस्तावना की शुरुआत की। तो कहने का मतलब प्रस्तावना का जो कंटेंट होएगा अपना, वो होगा या तो भूतकाल से संबंधित, इतिहास से संबंधित या वर्तमान से संबंधित। और निष्कर्ष में हम बात करेंगे हमेशा भविष्योन्मुखी। निष्कर्ष में बात करेंगे भविष्योन्मुखी, अर्थात कि इस समस्या का समाधान हम इस तरीके से कर लेंगे, ये हमें किया जाना चाहिए, तो गागेगी चाहिए, इस तरीके से हमारी जो निष्कर्ष है वो रहेगा। और प्रस्तावना हम वास्तविक बात करेंगे। तीसरी है प्रस्तावना में, जैसे कि हम बात करें तो हमारी रहती है डायग्नोस्टिक अप्रोच, पड़ताल संबंधी अप्रोच। मतलब हम जानना चाहते हैं विषय के बारे में, हम कुछ क्वेरीज उठाते हैं, कुछ जिज्ञासाएं हम रखते हैं, तो ये हमारी अप्रोच होती है डायग्नोस्टिक। डायग्नोस्टिक अप्रोच रहती है पड़ताल वाली, इंक्वायरी वाली अपनी अप्रोच प्रस्तावना में रहती है। और निबंध में हमारी अप्रोच ये क्या बोलते हैं, निष्कर्ष में, उपसंहार में अपनी अप्रोच क्या रहेगी? प्रेस्क्रिप्टिव, उपचारात्मक। उपचारात्मक, सुधारात्मक कहने का मतलब जो भी प्रस्तावना में हमने डायग्नोस किया है, पड़ताल की है, क्वेश्चंस उठाए हैं, अपने उपसंहार में, अपने निष्कर्ष में हम उनका समाधान सुझाएंगे, उनका उपचार प्रस्तुत करेंगे।
तो ये हम अभी बात कर रहे हैं प्रस्तावना और निष्कर्ष में किस तरीके से कंटेंट दिया जाना चाहिए, क्या आपका अप्रोच होना चाहिए, उसकी हम बात कर रहे हैं। प्रस्तावना होती है, इसके अलावा हम बात करें, प्रस्तावना होती है आपकी वास्तविक मतलब समाज में अभी क्या स्थिति है, जो भी टॉपिक आया है उससे रिलेटेड प्रेजेंट सिस्टम क्या है, उससे संबंधित वास्तविकता क्या है, ये हम बात करते हैं प्रस्तावना में। और निष्कर्ष में हम बात करते हैं आइडियलिस्टिक, आदर्शवादी। निष्कर्ष हम लिखते हैं आदर्शवादी की समाज इस तरीके का होगा, इस समस्या का इस तरीके से समाधान कर लिया जाएगा, या मैं इस तरीके से अपना इसमें कंट्रीब्यूशन करूँगा। तो निष्कर्ष में हम बात करते हैं आदर्शवादी तरीके से। तो ये एक बार आप नोट कर सकते हैं। ये बेसिकली आपको प्रस्तावना में क्या कंटेंट देना है और निष्कर्ष में क्या कंटेंट देना है, मतलब आपका वे ऑफ थिंकिंग प्रस्तावना के समय क्या होना चाहिए और निष्कर्ष लिखने के समय क्या होना चाहिए, वो हमने एक बार यहाँ पर बात की। तो एक बार मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। देखो, प्रस्तावना होती है अपनी समस्या से संबंधित, समाज में वर्तमान में क्या समस्या हैं उससे रिलेटेड, इतिहास या वर्तमान से संबंधित, भूतकाल में अगर कोई घटना हुई है तो उस घटना से संबंधित, या वर्तमान क्या परिस्थितियाँ हैं उससे संबंधित। प्रस्तावना होती है अपनी डायग्नोस्टिक, प्रस्तावना में हम किसी भी समस्या को डायग्नोज करते हैं, बताते हैं समस्या के बारे में, उसकी पड़ताल करते हैं। और चौथा है प्रस्तावना होती है अपनी वास्तविक, समाज में जो भी टॉपिक्स पूछा गया है उसकी वास्तविक स्थिति क्या है, वो हमारा वे ऑफ थिंकिंग प्रस्तावना में होता है। निष्कर्ष होता है हमारा समस्या का समाधान सोचते हैं, हम भविष्योन्मुखी बातें करते हैं कि भविष्य में ऐसा होगा या इस तरीके से समाधान किया जाएगा। हम उपचारात्मक तरीके से बात करते हैं, किसी भी समस्या का हम समाधान सुझाते हैं, और हमारी अप्रोच आदर्शवादी रहती है। तो ये हमारा हो गया वे ऑफ थिंकिंग की प्रस्तावना में हमें किस तरीके से सोचना है और उपसंहार में निष्कर्ष में हमें किस तरीके से सोचना है। तो अब हम एक बार बात करेंगे प्रस्तावना और निष्कर्ष के बाद में इसके मध्य भाग के बारे में, ऐसे के मेन बॉडी के बारे में दोबारा से लिखते हैं। मध्य भाग, जो निबंध की मेन बॉडी आपको लिखना है कि किस किस एंगल से, किस किस डायमेंशन से आप अपने ऐसे को ओपन कर सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो, वो एक बार हम मेन बॉडी जानेंगे। तो हम पहले एक बार ये जान लेते हैं कि डिफरेंट कोई भी अगर ऐसे का टॉपिक है उससे रिलेटेड आपकी वे ऑफ थिंकिंग किस किस डायरेक्शन में आप सोच सकते हो। तो हम एक बार उनको नोट डाउन कर लेते हैं, और जब हम एसेज लिखेंगे, एसेज डिस्कस करेंगे अलग अलग सब्जेक्ट्स पर, तब हम जो भी डायमेंशंस आप यहाँ देख रहे हैं उन डायमेंशंस में एक बार सोच कर देखेंगे कि इन डायमेंशंस में से कौन से ऐसे डायमेंशंस हैं जिनमें इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड चीज़ें सोची जा सकती हैं। देखो, ज़रूरी नहीं कि हर टॉपिक में ये सारे डायमेंशंस कवर हों, लेकिन अगर हम आज यहाँ पर 10 डायमेंशन 15 डायमेंशन डिस्कस करते हैं तो ये हर निबंध में होगा कि इनमें से 5 से 7 8 डायमेंशन आप खोल पाओगे। आरपीएससी आपसे 250 वर्ड्स में निबंध पूछती है, 20 मार्क्स का आपका निबंध आता है। जनरली होता क्या है कि अगर आप अव्यवस्थित तरीके से जनरल स्टडीज के तरीके से निबंध लिखते हो तो आपको 20 में से मिलते हैं मुश्किल से 3 से 4 नंबर। लेकिन अगर आपने व्यवस्थित तरीके से अपना निबंध लिखा है, जो भी ऐसे की डिमांड है उसके अकॉर्डिंग आपने अपना निबंध लिखा है, तो इसमें आप 12 से 15 नंबर भी प्राप्त कर सकते हो। तो एक मात्र सिंगल क्वेश्चन ऐसा है, देखो आरपीएससी में तो आरएस में आपका सिलेक्शन भी काफ़ी हद तक इस बात पर डिपेंड करता है कि इंग्लिश हिंदी वाले चौथे पेपर में आपके कितने मार्क्स आए हैं, क्योंकि इसमें ऐसे भी एग्जाम्पल्स हैं जहाँ बच्चों ने 150 मार्क्स भी प्राप्त किए हैं और नॉर्मली 70-80 मार्क्स भी प्राप्त होते हैं। तो 70 से 80 मार्क्स का एक इसमें बहुत बड़ा गैप है, जिसमें से बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है कि हिंदी इंग्लिश के इस पेपर में वो किस तरीके से अपनी तैयारी करे और मैक्सिमम मार्क्स प्राप्त करे। तो ऐसा एक अकेला ऐसा टॉपिक है जो 10 मार्क्स का डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। ऐसे में आपके 3 नंबर भी आ सकते हैं और 13 नंबर भी आ सकते हैं, 4 नंबर भी आ सकते हैं और 14 नंबर भी आ सकते हैं। तो पहले हम बात करेंगे मध्य भाग में कौन कौन से ऐसे पक्ष हैं जिनसे आपको सोचना चाहिए। तो देखो, एक बार हम मेन पक्षों को यहाँ पर नोट करते हैं।
देखिए जी, निबंध से संबंधित जो विषय है उसका सामाजिक पक्ष क्या हो सकता है? सामाजिक पक्ष क्या हो सकता है? आर्थिक पक्ष क्या हो सकता है? राजनीतिक पक्ष क्या हो सकता है? सांस्कृतिक पक्ष क्या हो सकता है? ऐतिहासिक पक्ष क्या हो सकता है? उसके बाद आप दीजिए पर्यावरणीय पक्ष क्या हो सकता है? ये हो गए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, पर्यावरणीय। और कौन कौन से पक्षों की अपन बात करेंगे? प्रशासनिक पक्ष अगर कोई हो सकता है तो संविधान में अगर उसके बारे में कुछ वर्णन किया गया है या कोई लाइन दी हुई है, कुछ रूल दिया हुआ है, संवैधानिक पक्ष अगर उसमें कुछ है तो संवैधानिक पक्ष क्या हो सकता है? मनोवैज्ञानिक पक्ष क्या हो सकता है? मनोवैज्ञानिक पक्ष के बाद में हम बात करेंगे सैद्धांतिक। एक मिनट, इसका सैद्धांतिक पक्ष क्या हो सकता है? एंड व्यावहारिक पक्ष क्या हो सकता है? इसके अलावा जो आपके साधन और साध्य की डिबेट होती है तो साधन और साध्य, साधन व साध्य। अगला अपन देख सकते हैं कि इसका मात्रात्मक और गुणात्मक पक्ष क्या हो सकता है? मात्रात्मक व गुणात्मक। देखो कई सारे ऐसे पक्ष होते हैं, जैसे शिक्षा है, मात्रात्मक रूप से अगर शिक्षा की आउटरीच तो काफ़ी ज़्यादा है, सपोज 80% पॉपुलेशन साक्षर है, लेकिन गुणात्मक शिक्षा का अभाव है। शिक्षित तो है लेकिन उसको पढ़ना लिखना ही नहीं आता, सोचने की योग्यता नहीं है, तो इसका मतलब हमने शिक्षा तो प्रदान की लेकिन सिर्फ मात्रात्मक शिक्षा प्रदान की, गुणात्मक शिक्षा प्रदान नहीं की। तो ये हैं मध्य भाग के अलग अलग डायमेंशंस जिनके बारे में हम लिख सकते हैं। अब इनमें से अगर 5 डायमेंशन, 6 डायमेंशन या 7 डायमेंशन आप अपने ऐसे में लिख पा रहे हैं तो अपने को आपको 250 वर्ड्स का ऐसे लिखना है, या यूपीएससी में आप 1000-1200 वर्ड्स का भी अगर ऐसे लिखते हो तो ये इतने डायमेंशंस हैं जिसमें आप अलग अलग एग्जाम्पल्स, कोटेशंस के साथ में अपनी बात को लिख सकते हो और ऐसे को आप जितना चाहे उतना विस्तार दे सकते हो। अब जैसे कि हमने जो एग्जामिनर की डिमांड है, एग्जाम की डिमांड है, उसके हिसाब से सबसे पहला जो हमने डिस्कशन किया था, हमने एक लाइन बोली थी कि संक्षेप में। तो इनमें से जो भी पक्ष आप खोल रहे हो उसके बारे में आपको संक्षेप में लिखना है और अपने ऐसे में जितना ज़्यादा पॉसिबल हो उतने ज़्यादा डायमेंशंस खोलने हैं। तो ये हमने अलग अलग डायमेंशंस एक बार डिस्कस किए जिसमें आप अपने मध्य भाग में लिखते समय सोच सकते हैं। तो ये हो गए मध्य भाग से रिलेटेड डायमेंशंस। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे वर्ड्स की, कुछ ऐसे कीवर्ड्स, कुछ स्ट्रॉन्ग वर्ड्स जो आपके ऐसे को इफेक्टिव बनाते हैं, ऐसे में प्रभाविता जिनसे बढ़ती है। कुछ वर्ड्स मैं यहाँ पर लिखता हूँ, जैसे कि आप इसकी उपसंहार में, निष्कर्ष में लिख सकते हैं कि, या मेन बॉडी में भी जहाँ कहीं भी हमें इसका अनुसरण करना चाहिए, गांधी जी का अनुसरण करना चाहिए या संविधान के आदर्शों का अनुसरण करना चाहिए। तो एक अनुसरण ऐसा वर्ड है जो आप
अपने ऐसे में यूज कर सकते हैं। दूसरा है हमें इस चीज़ की महती आवश्यकता है। ये बेसिकली आपकी हिंदी की जो वोकैबुलरी है, हिंदी में कुछ प्रभावी वर्ड्स हैं, वो मैं ऐसे कुछ शब्द आपको बता रहा हूँ जो आपको अपने ऐसे में यूज करने चाहिए। महती आवश्यकता है, दूसरे के बाद में ये तीसरा आशावादी अप्रोच या आशावादिता। फिर है नैतिक उत्तरदायित्व की भावना का विकास। ये चीज़ें क्या है कि आपकी रचनात्मकता दिखा रही हैं, पॉजिटिव अप्रोच को दिखा रही हैं। ये एक बार मैं सारी को नोट डाउन करने के बजाय आपको बोल के बताता हूँ कि इस चीज़ का अनुसरण करना चाहिए। हमें आज समाज में इस चीज़ की महती आवश्यकता है, या गांधी के आदर्शों पर चलने की महती आवश्यकता है। हमें आशावादी अप्रोच रखनी चाहिए, या आशावादिता के साथ में हमें ये काम करना होगा। समाज में नैतिक उत्तरदायित्व की भावना का विकास करना होगा। व्यक्तिगत हित के साथ साथ सार्वजनिक हित की बात, आपको क्या करना है कि हमें व्यक्तिगत हित के साथ साथ सार्वजनिक हित पर भी बल देना होगा। समाज में कोई भी समस्या है, उसमें नॉर्मली समस्या क्या होती है कि व्यक्ति की अप्रोच व्यक्तिवादी होती है, वो अपने बारे में सोचता है, समाज के बारे में नहीं सोचता। तो इस चीज़ को भी आप अपने ऐसे में कोट करें कि व्यक्तिगत हित के साथ साथ हमें सामाजिक हित पर विशेष ध्यान देना होगा। दूसरा है कि हमें विधि का जो शासन है उसके अनुसार चलना होगा। तो विधि का शासन वर्ड आप कोट कर सकते हो। जन सहभागिता ऐसा वर्ड है जिसको आपको कोट करना है कि किसी भी समस्या का समाधान तब तक नहीं हो सकता जब तक कि उसमें जनता की सहभागिता ना हो, जन सहभागिता ना हो। आप बात कर सकते हो दरिद्र नारायण की, कि कोई भी अगर गवर्नमेंट की स्कीम है या समस्या, कोई भी समस्या है, तो जब तक स्कीम का फ़ायदा जो हाशिए का अंतिम पंक्ति पर, अंतिम छोर पर खड़ा हुआ नागरिक है उस तक नहीं पहुंचेगा, तब तक कि उस जो भी स्कीम है, योजना है, वो सफल नहीं मानी जा सकती। तो दरिद्र नारायण का जो कॉन्सेप्ट है स्वामी विवेकानंद जी का, कि दरिद्र नारायण की सेवा या समाज के जो हमारे पिछड़े भाई बहन हैं उनकी सेवा का कॉन्सेप्ट, वो आप अपने ऐसे में लेके आ सकते हो। ये कुछ वर्ड्स जो आप अपने ऐसे में लिखोगे वो हैं। अब ऐसे से रिलेटेड कोई जो जनरल चीज़ें हैं वो भी हम कुछ चीज़ें देखते हैं। ऐसे से रिलेटेड कुछ कोटेशंस आप लोगों को मैं कुछ डूज एंड डोंट्स बनाता हूँ कि ऐसे में आपको क्या चीज़, देखो ये डूज और ये डोंट्स। ये डूज एंड डोंट्स की लिस्ट है कि ऐसे लिखते समय आपको क्या करना है और ऐसे लिखते समय आपको क्या नहीं करना है। किन बातों को तो आपको अवॉइड करना चाहिए ऐसे लिखते समय, और किन बातों को आपको अडॉप्ट करना चाहिए, या क्या आपको ऐसे लिखते समय करना चाहिए। देखिए सबसे पहली चीज़ है डूज में आपको अपना एक कोटेशन बैंक बनाना है। आपको बनाना है कोटेशन बैंक। वैसे एक कोटेशन बैंक जो हमारा यहाँ का तैयार है वो हम आप लोगों को उपलब्ध करवाएंगे। उस कोटेशन बैंक में आप लोगों को अपनी तरफ से जो भी आप जीएस का कुछ भी कंटेंट पढ़ते हो साल भर, वो कोटेशंस, मुहावरे, लोकोक्तियाँ वगैरह आपको ऐड करते हुए चलना है, जिससे कि एग्ज़ाम तक आपके पास में एक काफ़ी बढ़िया कोटेशन बैंक तैयार रहे। तो एक तो आपको कोटेशन बैंक तैयार करना है। कुछ बच्चों की मैंने जो आंसर राइटिंग बुक्स हैं, आंसर राइटिंग की कॉपीज़ हैं, वो देखी तो उनकी हैंड राइटिंग इतनी ज़्यादा ख़राब है कि मतलब एग्जामिनर को लगा है कि बच्चे ने क्या लिख दिया। तो बेसिकली आपको साथ में अपनी हैंड राइटिंग है उस पर भी ध्यान देना है। कम से कम हैंड राइटिंग इतनी तो होनी चाहिए कि वो इजीली रीडेबल हो। अगर उससे अच्छी हैंड राइटिंग है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि डेफिनेटली ऐसे के पेपर में, हिंदी इंग्लिश के पेपर में उसका फ़ायदा आप लोगों को मिलेगा। लेकिन हैंड राइटिंग कम से कम विजिबल हो, रीडेबल हो, इतनी तो होनी चाहिए। तीसरी चीज़ जो नॉर्मली बच्चे गलती करते हैं वो है हिंदी लिखते समय अशुद्धियाँ बहुत होती हैं। अशुद्धियाँ नहीं होनी चाहिए, अशुद्धियों का सुधार। अशुद्धियों का सुधार ये तीसरी चीज़ करनी है कि जिस वर्ड्स में या जिस शब्द को लिखने में आप गलती कर रहे हो उसको आप आइडेंटिफाई करो। 4 बार दोबारा से उस शब्द को लिखो और कोशिश करो कि 5वीं बार में वही गलती उस शब्द को लिखते समय आप नहीं करें। नॉर्मली छोटे ऊ की जगह बड़ा ऊ, छोटी ई की जगह
बड़ी या वाइस वर्सा। इस तरीके की बहुत फ्रिक्वेंट गलतियाँ होती हैं जो बच्चे करते हैं, तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है। जो मात्रा हिंदी में जहाँ यूज होती है वहीं आपको करनी है। चौथी चीज़ आपको क्या करनी है, सेंटेंस की भाषा सरल रखनी है, बिल्कुल सिंपल सेंटेंस रखने हैं, भाषा को क्लिष्ट नहीं बनाना है। ऐसे आपका बिल्कुल सरस होना चाहिए, सरल होना चाहिए। तो ये मोटी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि कोटेशन बैंक बनाना है, हेड राइटिंग पर विशेष ध्यान रखना है, हिंदी लिखते समय अशुद्धियाँ नहीं करनी है, कम से कम करनी है, सरल भाषा में अपने को ऐसे लिखना है। और क्या चीज़ आपको नहीं करनी चाहिए, देखो ऐसे में जनरली फ्लो चार्ट, डायग्राम, रेखा चित्र, इस तरीके से आपको बनाने से बचना चाहिए। जीएस के पेपर्स में, जीएस के आंसर्स में हम आपको सलाह देते हैं कि कोशिश कीजिए कि आप अपने आंसर्स में इन चीज़ों को शामिल करें। डायग्राम, कोई मैप आपने बनाया, कोई रेखा चित्र बनाया, तो जीएस में सलाह देते हैं कि ये आप बनाएं। ऐसे में नॉर्मली आप इन चीज़ों से दूर रहिए, इनको अवॉइड कीजिए। हालांकि बहुत ही हार्ड एंड फास्ट भी नहीं है, अगर टॉपिक ऐसा है जिसकी डिमांड है तो एक आध ऐसा रेखा चित्र वगैरह आप बना सकते हैं, पर नॉर्मली सुझाव यही है कि इस तरीके की चीज़ों से आप ऐसे में बचने का प्रयास कीजिए। दूसरी चीज़ है, ऐसे में ज़्यादा फैक्ट्स नहीं डालना है। ऐसे में जीएस में तो क्या करते हैं कि अपन खूब फैक्ट्स डालते हैं, उससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स आपको पता हैं, ऐसे में इनको बहुत लिमिटेड रखना है। कुछ एक ही फैक्ट्स आप डालो, बाकी तो जनरल आप अपने ऐसे को अलग अलग डायमेंशंस के साथ में डिस्क्राइब करो। बहुत ज़्यादा फैक्ट्स की यहाँ ऐसे में ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा फैक्ट्स से ऐसे क्या है कि बोझिल हो जाता है, उबाऊ हो जाता है, वो ऐसा लगता है कि ऐसे नहीं है, एक जनरल स्टडीज का क्वेश्चन है। तो कुछ बच्चे नॉर्मली गलती ये करते हैं, मैंने कुछ बच्चों की आंसर बुक्स देखी हैं, उसमें वो बहुत ज़्यादा फैक्ट्स अपने ऐसे में डालते हैं। तो इस चीज़ से हमें बचना है, ऐसे को हमें ऐसे ही रहने देना है, जनरल स्टडी का आंसर नहीं बनाना है। तीसरी चीज़ है नेगेटिव दृष्टिकोण। नेगेटिव दृष्टिकोण ऐसे की टॉपिक के स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था कि एग्जामिनर की डिमांड है कि हमें रचनात्मक तरीके से सोचना है। तो ऐसे लिखते समय हमारा दृष्टिकोण हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव दृष्टिकोण हमें नहीं रखना है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। चौथी चीज़ है अतिवादी अप्रोच। अतिवादी अप्रोच, अतिवादी दृष्टिकोण, देखिए ये आपको नहीं रखना है। किसी भी विषय के प्रति आपका दृष्टिकोण संतुलित होना चाहिए। आप जैसे 70% 80% उस ऐसे से रिलेटेड पॉजिटिव बातें लिखेंगे, रचनात्मक बातें लिखेंगे। अगर ज़रूरी हुआ तो आप 10-20% नेगेटिव बातें लिखेंगे, लेकिन उनके भी आप समाधान सुझाएंगे कि इस चीज़ का ये दिक्कत है, लेकिन इस तरीके से इसका समाधान किया जा सकता है। और हमेशा अतिवादी दृष्टिकोण से आपको बचना है। एक्सट्रीम विचार किसी भी टॉपिक के बारे में अपने को नहीं रखना है। हमेशा एक संतुलित विचार ही आपको किसी टॉपिक के बारे में रखना है। और पांचवी जो ब्लंडर है आपको नहीं करनी है वो है संविधान की आलोचना। देखो संविधान जो हमारे महापुरुष हैं, संविधान की महापुरुषों की आलोचना, ये आपको अपने ऐसे में नहीं करनी है। तो संविधान के बारे में अपने को हमेशा पॉजिटिव लिखना है। महापुरुषों की अपने को कोई आलोचना नहीं करनी है, हमेशा उनके बारे में पॉजिटिव वे में ही उनको लिखना है। तो ये ऐसे से रिलेटेड कुछ ऐसे डूज हैं, करने वाले काम हैं जो आपको करने हैं। और किन चीज़ों से आपको बचना है वो मैंने एक जनरल चीज़ें आपको बताई हैं ऐसे के बारे में। अब इसके अलावा सिर्फ एक बात बाकी रह गई ऐसे के बारे में, जो बात करने से बाकी रह गई है, वो है जब भी आप ऐसे लिख रहे हो, प्रस्तावना से लेके जब तक आपका ऐसे ख़त्म हो रहा है, यहाँ से लेके और यहाँ तक, सपोज आपने इसमें 1 2 3 4 ये एक पैरा हुआ, फिर ये दूसरा पैरा हुआ, ये तीसरा पैरा हुआ, तो आपस में दो सेंटेंसों को कनेक्ट करने के लिए कनेक्टिंग वर्ड्स, दो पैराओं को कनेक्ट करने के लिए कनेक्टिंग वर्ड्स, वो आप लोगों को पता होने चाहिए, जिससे क्या है कि आपकी जो भाषा है उसमें प्रभाव बना रहे,
तारतम्यता बनी रहे, गतिशीलता बनी रहे। नॉर्मली कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं कि वो एक पैरा का दूसरे पैरा से कनेक्शन नहीं होता। इस पैरा में बच्चे कुछ बात बोल रहे हैं, यहाँ पर कनेक्टिंग वर्ड्स नहीं है, तो उसका जो आपस में लिंकेज है वो टूट जाता है। जैसे कि तथापि, वस्तुतः, परिणामतः, निष्कर्षतः, किंतु, जो भी अपने कनेक्टिंग वर्ड्स हैं हिंदी के, उस कनेक्टिंग वर्ड्स का यूज करने का आपको आइडिया होना चाहिए। तो इस कनेक्टिंग वर्ड्स पर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, कनेक्टिंग वर्ड्स। इनका आपको प्रॉपर प्रयोग करना है, जिससे कि आपकी भाषा ऐसा नहीं लगे कि कहीं बिखर गई है, टूट गई है, या कहीं कोई अलगाव हो गया है। भाषा में प्रभाव बना रहे। तो कनेक्टिंग वर्ड्स को सीखने के लिए नॉर्मली जो आप हिंदी ग्रामर पढ़ते हो, उसमें से आप कनेक्टिंग वर्ड्स का प्रयोग देखिए, और कुछ अच्छे एसेज जो पहले से आपको या तो यहाँ से प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे या मार्केट में जहाँ से भी आपको मिले अपने सिलेबस में, उन एसेज को एक बार आप पढ़िए। कुछ कनेक्टिंग वर्ड्स को आप ये देखने की कोशिश कीजिए कि उस ऐसे में कनेक्टिंग वर्ड्स का प्रयोग किस तरीके से किया गया है, दो सेंटेंसों को, दो पैराग्राफों को किस तरीके से जोड़ा गया है। तो ये हमने आपसे ऐसे राइटिंग के बारे में एक होलिस्टिक वे में चर्चा की कि ऐसे को किस तरीके से लिखा जाना चाहिए। ऐसे का पूरा जो ढांचा है, फ्रेमवर्क है, वो हमने आपसे डिस्कस किया। अब हम कुछ अलग अलग टॉपिक्स से रिलेटेड ऐसे आपसे डिस्कस करेंगे, कुछ सांस्कृतिक, दार्शनिक, सामाजिक या पर्यावरणीय कुछ टॉपिक्स से रिलेटेड ऐसे में कि किस तरीके से सोचना है, प्रस्तावना किस तरीके से शुरू करनी है, उसके मध्य भाग में विस्तार किस तरीके से करना है, क्या सोचना है, और उसको कंक्लूड किस तरीके से करना है, उसका उपसंहार या निष्कर्ष किस तरीके से लिखना है। ये हम अपनी अगली क्लासेज में डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।